बंद करो। अभी तली अंगड़ाई है। नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची। अब तक महंगाई की मार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाने पीने की चीजें और दवाइयों पर देखने को मिल रही थी, लेकिन इस बार महंगाई ने आरबीआई के फैसले को भी प्रभावित किया है। नतीजा यह हुआ कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने मई और जून के बाद अगस्त में भी रेपो रेट बढ़ाने का निर्णय लिया है। 0.50 बेसिस अंक की बढ़ोतरी के साथ ताजा रेपो रेट 4.90 से बढ़कर 5.40% हो गया है। इसके पहले आरबीआई मई और जून में कुल मिलाकर 0.90% की बढ़ोतरी कर चुका था, यानी कि पिछले 4 महीनों में रेपो रेट में कुल 1.40% की बढ़ोतरी हुई है। रेपो रेट बढ़ने का मतलब है बैंकों की ईएमआई बढ़ना, यानी कि अब आपको होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन के लिए पहले से ज्यादा किस्तें भरनी होंगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था महंगाई से जूझ रही है, इसलिए इसे कंट्रोल में लाना जरूरी है। आरबीआई की कोशिश है कि जो पैसा फिलहाल बाजार में फैला है उसे बैंक में वापस लाया जाए। संभव है कि आने वाले समय में बैंक डिपॉजिट रेट भी बढ़ा दिया जाए, जिससे लोग खर्च करने के बजाय पैसा बैंक में रखने लगेंगे। फिलहाल डिमांड ज्यादा है जबकि उत्पादन की कमी है। ऐसे में लोग महंगे दामों पर भी सामान खरीद रहे हैं, यानी कि ज्यादा खर्च कर रहे हैं। इसलिए आरबीआई की कोशिश है कि लोगों के खर्च पर अंकुश लगाई जाए, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बराबर काम कर सके और महंगाई भी कंट्रोल में रहे। एक्सपर्ट्स मौजूदा दौर की महंगाई की 2 वजह बताते हैं। पहला, वैश्विक अर्थव्यवस्था और दूसरी, कोरोना महामारी के दौरान भारत में होने वाले उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव। इस मुद्दे पर हम एक्सपर्ट से समझेंगे। फिलहाल महंगाई के अन्य असर की बात कर लेते हैं। आईजीएल ने पाइप वाली रसोई गैस यानी कि पीएनजी के दामों में 2.63 प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की है। आईजीएल का कहना है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने के चलते पीएनजी के दाम बढ़े हैं। वहीं मुंबई में महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमतों में 6 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद अब मुंबई में सीएनजी की खुदरा कीमत बढ़कर 86 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। इससे पहले सोमवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बाद दिल्ली में इसके दाम बढ़कर 1053 रुपये हो चुके हैं। आज से 5 साल पहले 2017 में रसोई गैस सिलेंडर का दाम 524 हुआ करता था। सरकार ने एलपीजी सब्सिडी अब सिर्फ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए बरकरार रखी है। बाकी एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी खत्म कर दी गई है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों ने एक बार भी रसोई गैस सिलेंडर रिफिल नहीं करवाया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने खुद राज्यसभा को एक सवाल के लिखित जवाब में यह बताया कि उज्ज्वला योजना के 4.13 करोड़ लाभार्थियों ने एक बार भी रसोई गैस सिलेंडर को रिफिल नहीं करवाया। वहीं 7.67 करोड़ लाभार्थियों ने एक ही बार सिलेंडर भरवाया है। सिर्फ इस साल की महंगाई पर ही ध्यान दें तो 2022 की शुरुआत में गेहूं के आटे की औसत कीमत 30.98 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जो अब बढ़कर 34.69 रुपये पर पहुंच गई है। सोयाबीन तेल 1 जनवरी को 148.59 रुपये प्रति लीटर था, अभी 158.06 रुपये प्रति लीटर है, यानी कीमत में 6% का इजाफा हुआ। वनस्पति 1 जनवरी को 139.8 रुपये प्रति किलो मिल रहा था, जो अब 155.29 रुपये प्रति किलो है, यानी कीमत में 11.41% की बढ़ोतरी। गेहूं की कीमत 1 जनवरी को 28.08 प्रति किलोग्राम थी, जो अब 30.29 प्रति किलोग्राम है, यानी 7.87% की बढ़ोतरी। दूध 1 जनवरी को 49.64 रुपये प्रति लीटर था, जो अभी 52.37 रुपये प्रति लीटर है, यानी 5.50% की बढ़ोतरी। चावल 35.48 प्रति किलोग्राम था, जो अब 36.91 प्रति किलोग्राम है, यानी कि 4% की वृद्धि। देश में बेतहाशा बढ़ चुकी महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस ने आज देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता राष्ट्रपति भवन तक मार्च के लिए निकले, लेकिन उन्हें विजय चौक पर ही रोक लिया गया, जिसके बाद सभी सांसद वहीं धरने पर बैठ गए।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया। वहीं कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष और सांसद सोनिया गांधी ने संसद में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ पार्टी सांसदों के विरोध का नेतृत्व किया। कांग्रेस सांसदों ने आज संसद में काले रंग के कपड़े पहनकर वेल में नारेबाजी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा दौर में हम लोकतंत्र की मौत देख रहे हैं। भारत ने लगभग एक सदी पहले जो कुछ भी ईंट पत्थरों से बनाया था वह आपकी आंखों के सामने नष्ट किया जा रहा है। जो कोई भी तानाशाही विचार के खिलाफ खड़ा होता है उस पर शातिर हमला किया जाता है, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और पीटा जाता है। 70 साल में बनाया उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। हम महंगाई के मुद्दे उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं। हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का, नॉन पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, फिल्म स्टार, कोई भी अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है उस पे हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशन का वजन पड़ जाता है। महंगाई को लेकर विपक्ष हमेशा से हमलावर रहा है, याद ना हो तो यह देख लें। खैर, महंगाई की असल वजह क्या है? क्या यह सरकार की नीतियों की वजह से है या फिर वैश्विक हालात की वजह से? क्या आरबीआई द्वारा उठाए गए कदम महंगाई पर लगाम लगाने में कारगर साबित होंगे? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अर्थशास्त्री और फाइनेंस एक्सपर्ट शरद कोहली। शरद कोहली जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सर, सबसे पहला सवाल कि आरबीआई गवर्नर ने ये उम्मीद जताई है कि अगले साल तक महंगाई कंट्रोल में होगी। जो आरबीआई के फैसले लगातार लिए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई ये फैसले महंगाई पर लगाम लगाने में कारगर साबित होगी? देखिए, इसमें 2 चीजें समझने वाली हैं। पहली बात तो आरबीआई के पास ये टूल होता है कि जब जब महंगाई बढ़ती है किसी भी देश में, सब देश के सेंट्रल बैंक के पास ये टूल होता है कि अगर महंगाई बढ़ती है तो वो ब्याज की तरह बढ़ाते हैं। ब्याज की तरह बढ़ाने से क्या होता है कि जो लिक्विडिटी है मार्केट में, जो पैसा घूम रहा है, बैंक जो लोन दे रहे हैं, वो लिक्विडिटी कम हो जाती है। लिक्विडिटी कम होने से पैसा महंगा भी हो जाता है और पैसे का सर्कुलेशन भी कम हो जाता है, तो उसकी वजह से महंगाई पर रोक लगती है। पहली बात तो ये समझने वाली सैद्धांतिक रूप से। अब यहाँ पर आरबीआई जो बार बार कदम उठा रहा है, तीसरी बार लगातार, एक बार 50, 40 और फिर 50, 5.4% अब रिपो रेट हो गया है। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि अमेरिका में जो महंगाई है और हमारे यहाँ जो महंगाई है, अगर हम इसको दोनों को कंपेयर करके समझे तो हमें बेहतर समझ में आएगा। अमेरिका में जो महंगाई है वो डिमांड ड्रिवन महंगाई है, क्योंकि कोविड के दौरान अमेरिकी सरकार ने डॉलर छापे, डॉलर छापकर लोगों के अकाउंट में $1400 डाले गए। ऐसे लोगों में भी डाले गए जो कभी कमाते नहीं थे, नौकरी नहीं करते थे। तो अब वहां पैसा ज्यादा हो गया। पैसा ज्यादा होने से वहां पर सामान की बिक्री बढ़ गई, लोग लाइन लगा लगा के ग्रोसरी बाकी सारा सामान लेने लग गए। इसको हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब जो डिमांड के बढ़ने की वजह से। तो यहाँ पर जब अमेरिका का फेड अगर रेट बढ़ाता है तो उससे पैसा महंगा हो जाता है, लिक्विडिटी कम हो जाती है, तो वहां पर तुरंत महंगाई नियंत्रण में आ जाती है। अब जो हमारे यहाँ महंगाई है वो 2 चीजों से मिश्रित है। कुछ तो डिमांड की है, क्योंकि कोविड के बाद एकदम से जब लोग वापस अर्थव्यवस्था शुरू हुई तो लोगों ने सामान खरीदा, आज भी खरीद रहे हैं, और हमारी इकोनॉमी में कुछ अच्छे फैक्टर्स भी हैं। परंतु हमारी महंगाई इंपोर्टेड भी है। इसको हम सप्लाई पुश महंगाई कहते हैं। सप्लाई पुश का अर्थ हुआ कि सप्लाई डिसरप्शंस की वजह से, उदाहरण के तौर पे हम ले कि क्रूड ऑयल, हमारे यहाँ 86% अपनी जरूरत इंपोर्ट होती है, उसका रेट बढ़ गया। खाने पीने का तेल जिसको हम एडिबल ऑयल कहते हैं वो बढ़ गया। फर्टिलाइजर जो किसान इस्तेमाल करते हैं वो बढ़ गया, उनकी शॉर्टेज क्रिएट हो गई। ये रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से उसकी शॉर्टेज क्रिएट हो गई। इस शॉर्टेज क्रिएट होने की वजह से आपने यहाँ पर महंगाई बढ़ती देखी। तो ऐसे में जब आरबीआई रेट बढ़ाता है तो एक अर्थशास्त्री होने के नाते मैं आपको ये बता सकता हूँ, आज एडिटर जी के जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, कि इसका आंशिक असर होता है। आंशिक मतलब पार्शियल इफेक्ट इसका होगा। नियंत्रण में आएगी काफी हद तक, पर उतना काम नहीं करेगा जितना अमेरिका में काम करता है। पर क्योंकि आरबीआई की ये ड्यूटी है, सेंट्रल बैंक होते हुए, मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोलर होते हुए, बैंकर्स बैंक होते हुए, उसकी जिम्मेवारी है कि जब जब महंगाई बढ़े
अपनी तरफ से वो पूरे कदम उठाए। और एक और बात जो समझने वाली है, ये तकनीकी बात है और मैं उम्मीद करता हूं इसको मैं आसान भाषा में समझाऊंगा तो समझ आ जाएगी कि अमेरिका में जब महंगाई, जब रेट बढ़ रहे हैं, निरंतर रेट बढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा अमेरिकन फेड भी रेट बढ़ा रहा है, और भारत में अगर रेट नहीं बढ़ाए जाते हैं, मतलब अमेरिका में बढ़ाए जाते हैं और भारत में नहीं बढ़ाए जाते हैं, तो क्या होगा, हमारे और उनके रेट का जो गैप है वो क्लोज हो जाएगा। उससे क्या होगा कि देश से पैसा निकलना, जो यहाँ पर निवेश किया हुआ है, वो और स्पीड से शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से डॉलर और मजबूत हो जाएगा, रुपया और कमजोर हो जाएगा। रुपया कमजोर होने से फिर महंगाई और बढ़ेगी। तो ये भी एक कारण है कि आरबीआई को कभी कभी ना चाहते हुए भी अमेरिकन फेड को कैचअप करने के लिए, उसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं कैचअप करने के लिए, उनके बराबरी रखने के लिए मजबूरन रेट बढ़ाने पड़ते हैं। जी हाँ, अगर आपकी बात का मैं पहली बात का सीधा जवाब दूं, रेट बढ़ाने से आंशिक रूप से महंगाई पर असर होगा। कुल मिलाकर महंगाई का असर होगा आरबीआई और सरकार, जो दोनों मिलकर कदम उठाएंगे। जैसे सरकार ने अभी वैट और एक्साइज, राज्य सरकारों ने वैट घटाया, एक्साइज पेट्रोल डीजल पे घटाया गया, खाद्य तेलों का आयात आसान किया गया, उससे एडिबल ऑयल्स की कीमतें आई। मॉनसून की वजह से जो डिसरप्शंस थी, सरकार ने अनाज को छोड़ा, जिससे कि खाने पीने की चीजों का जो है रेट नियंत्रण में रहे। तो आरबीआई और सरकार इन टैंडेम, एक अंग्रेजी में शब्द होता है, इन टैंडेम काम करते हैं, तब महंगाई ना अकेला आरबीआई नियंत्रण में ला सकता, ना अकेली सरकार इसको नियंत्रण में ला सकती। हालांकि आपने ज्यादातर सवाल के जवाब दे दिए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सब्जेक्ट के और करीब आऊंगा ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। आप जब हिंदी मीडिया में खबर को पढ़ते हैं तो उसमें सीधे कहा जाता है कि ईएमआई बढ़ेगी और आपके पॉकेट पर असर पड़ेगा, लेकिन इंग्लिश मीडिया में इसको ऐसे भी समझाया जाता है कि ईएमआई बढ़ने से महंगाई भी कंट्रोल होगी। तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ईएमआई बढ़ने से महंगाई कैसे कंट्रोल होगी, बहुत संक्षेप में, ताकि आम आदमी समझ सके। जी हाँ, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, क्योंकि जैसे ही आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया तो सबसे पहले यही बात आती है कि भाई आपकी ईएमआई बढ़ गई, आपका ब्याज, बैंक से जो आप लोन लेते हैं, चाहे गाड़ी के लिए, मकान के लिए, कंज्यूमर गुड्स के लिए, आजकल तो लोग घूमने फिरने के लिए भी ले लेते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए लेते हैं, तो जब ये लोन महंगा होगा तो भला महंगाई नियंत्रण में कैसे आएगी? इसका इकोनॉमिक्स इसका जवाब देती है। भले ही ईएमआई महंगी होगी, ईएमआई महंगी होने से क्या होगा कि जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ईएमआई नहीं बढ़ती है। आप कभी भी जाएंगे, जब जब रेट बढ़ाया गया, ईएमआई नहीं बढ़ी, उसमें आपके जो लोन लेने की पीरियड है, ड्यूरेशन जो होती है, उसको बढ़ा दिया जाता है। मान लीजिए आपने 10 साल के लिए लोन लिया है, अब वो आपका लोन 12-13 साल कर दिया जाएगा। आपने 15 साल का लिया है, वो 17-18 साल का हो जाएगा। आपने 20 साल का लिया है, शायद वो 22-23 तक चलेगा। कभी भी आप ध्यान देंगे, आपने जो पीडीसीज दिए हुए, पोस्ट डेटेड चेक जो आप किस्त देते हैं ईएमआई का, अगर आपने दिए हुए हैं तो उनको वो बदलते नहीं है, वही चलाते रहते हैं। अगर आपके अकाउंट में डायरेक्ट डेबिट हो रहा है, उसको भी वो उतना ही करते रहते हैं जितना है। तो इसलिए इससे महंगाई पर असर नहीं होता है। इससे असर ये होता है कि लोग, महंगा होने की वजह से लोन, जो लोग अब लोन लेने जाएंगे उनको महंगा मिलेगा, तो वो लोग लोन लेने की उनकी जो उत्सुकता है वो कम हो जाएगी। लोन लेने के लिए जो प्रवृत्ति है वो कम हो जाएगी कि भैया पहले हमें 6.5% पे मिलता था, अब ये 7-7.5% हो गया। तो मंथली ईएमआई उनकी, जो नए लोन लेने वाले होंगे, उनकी मंथली ईएमआई बढ़ जाएगी, क्योंकि बैंकों को पैसा आरबीआई से महंगा मिलेगा। रेपो रेट होता है जिस ब्याज दर पे बैंक आरबीआई से ब्याज लेता है और उसी पैसे को वो आगे बांटता है। तो ईएमआई नहीं बढ़ती है, पीरियड बढ़ जाता है, और पीरियड तो बढ़ेगा जाके 10 साल का, 12 साल का, आज से बहुत बाद में 15 का 18, 20 का 25 का 28, तो ईएमआई वही रहेगी। पर नए लोन लेने वाले जो है वो लोग नहीं होंगे, लिक्विडिटी कम हो जाएगी। इसलिए इस रेपो रेट को बढ़ाने से महंगाई पर असर होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने इसको आसान भाषा में समझाया। अगर आपको अभी भी कोई इसमें डाउट है तो प्लीज पूछिए। सर, एक चीज और समझना चाहूंगा कि मौजूदा दौर की जो महंगाई है भारत के अंदर, उसके लिए सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर क्या है? वैश्विक कारण या फिर हमारे देश के अंदर उत्पादन की कमी? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, और इस पे मैं स्वयं बहुत आकलन करता रहता हूँ, बहुत डिटेल में आकलन करता रहता हूँ। इस समय जो महंगाई है, मेरे हिसाब से महंगाई 70% इम्पोर्टेड है। इम्पोर्टेड से अर्थ होता है कि जो कोविड के बाद से एक दोहरी मार पड़ी, उसके बाद रशिया यूक्रेन युद्ध हो गया, इसकी वजह से रशिया और यूक्रेन से दुनिया भर में अनाज की सप्लाई करीब 1/3 वहां से होती थी। दुनिया भर का ऑयल करीब 10 से 15% रशिया देता था। तो रशिया यूक्रेन की वजह से जो सैंक्शंस लगे, यूरोपियन कंट्रीज ने, अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगाए, उसकी वजह से सारी की सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था आज आपस में गुथी हुई है। उसको अंग्रेजी में कहते हैं एंट्वाइंड है, एक ग्लोबल विलेज है। ये हो नहीं सकता कि एक देश पर असर हो तो दूसरे देश उससे अछूता रह जाए। तो ये महंगाई 70% कारण मेरे हिसाब से इंपोर्टेड है, 30% डोमेस्टिक भी है।
क्योंकि यहाँ पर अभी आपने देखा कि खाने पीने की चीजों पर फसल के सीजन्स होते हैं, जैसे ही उसमें डिसरप्शन, आप प्याज के दाम देख लीजिए, कभी कभी एकदम बढ़ जाते हैं, कभी आलू के, कभी टमाटर के, जो बेसिक सब्जियां हैं उनके दाम बढ़ते दिखते हैं। इसी प्रकार जो ग्रोसरी, जो आपका किचन का बिल है, उसमें बहुत सारी खाद्य तेल हमारे यहाँ मलेशिया इंडोनेशिया से आता था, उस पर उन्होंने रोक लगा दी, सडनली किचन का बिल बढ़ गया। गैस की सिलेंडर से महंगाई बढ़ी। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसमें उत्तर छुपा हुआ है। गैस का सिलेंडर एलपीजी होता है, आपको पता है, ये भी पेट्रोल और डीजल से बनता है। एक समय $140 $135 इसकी कीमत पहुंच गई थी। तो ये हमारे यहाँ जब ये रशिया यूक्रेन युद्ध नहीं शुरू हुआ था, उस समय $70 के आसपास कीमत थी। आज आप देखिए गिरने के बाद भी $95-100 के बीच में है, और लगातार ये फ्लक्चुएट करती है, कभी 100, कभी 105, कभी 110। तो खाद्य क्रूड ऑयल बहुत बड़ी इसके लिए जिम्मेदार है। उसके बाद एडिबल ऑयल, फर्टिलाइजर जो किसान इस्तेमाल करते हैं, जिससे फसल आपकी सुरक्षित रहती है, फसल आपकी अच्छी निखर के आती है। अगर वो फर्टिलाइजर, उर्वरक जिसको हम कहते हैं, अगर वो महंगा आने लग जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि किसानों की इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी। इनपुट कॉस्ट बढ़ जाने से माल जो बाजार में आता है, और एक कारण मैं और महंगाई का मानता हूं जिसमें मुझे लगता है कि सरकार पूरी तरह से काम नहीं कर पाई, वो है क्यों, और ये 30% जो मैंने डोमेस्टिक कारण बताए उसमें आता है, वो है यहाँ पर बिचौलियों की जो मुनाफाखोरी है, वो भी एक महंगाई का कारण है। क्योंकि वही किसान जो अपने प्याज को 3 रुपए किलो उगाकर सड़कों पे फेंक देता है, जब गांव से वो प्याज चलता है, वो आलू चलता है, वो टमाटर चलता है, 5 रुपए 10 रुपए उसका रेट होता है। हम लोग जब उसको जाके खरीदते हैं, जब वो ठेली पर दुकान पर आता है, वो आपको 40 रुपए 50 रुपए 60 रुपए किलो मिलता है। आखिर किसान को केवल मिल रहा है 10 रुपए और हम दे रहे हैं 50 रुपए। बीच में वो जो 40 रुपए थे, आखिर वो किसने खाए? ये जो हमारे बीच में बिचौलिए हैं, मुझे लग रहा है सरकार को, खासकर सब्जी और फलों को, क्योंकि उसकी वजह से बहुत महंगाई चुभती भी है और है भी, मुझे लग रहा है सरकार को इन जमाखोरी के ऊपर तुरंत रोक लगानी चाहिए। ये जो इतनी चेन्स होती है बीच में, आड़ती हैं, होलसेलर है, रिटेलर है, स्टॉकिस्ट है, जो बीच में जितनी चेन होंगी उतना बीच में मुनाफा जुड़ता जाएगा। तो ये भी काफी हद तक जिम्मेवार रही है। तो 30% मैं पूरी महंगाई का डोमेस्टिक कारण मानता हूं। इस समय जो महंगाई है 70% मैं इसको इंपोर्टेड महंगाई मानता हूं। बिचौलिए की समस्या की बात कही सर आपने। कांग्रेस सरकार के दौरान भी बीजेपी का यही आरोप था कि बिचौलिए की समस्या जबरदस्त है। हालांकि बीजेपी भी अभी तक इस पर बहुत ज्यादा अच्छा काम नहीं कर सकी है। तो क्या जो विपक्ष का आरोप है कि सरकार की नीति की वजह से महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही, क्या ये आरोप सही है आपके हिसाब से? देखिए, मैंने जैसा कि आपने कहा कि बिचौलियों पे जो कार्रवाई होना चाहिए, वो कार्रवाई शायद नहीं हो रही। अब मैं थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात करता हूं, कि कंट्रोवर्शियल इसलिए है, हालांकि मैं राजनीति से नहीं आता हूं, मैं अर्थशास्त्र से आता हूं। जब किसान के कानून लाए गए थे, उन किसान के कानून में यह प्रावधान था कि बिचौलियों को समाप्त हो जाना था, मतलब बिचौलियों का रोल समाप्त हो जाता था, बिचौलियों का जो बीच में दायित्व होता है वो कम हो जाना था या समाप्त हो जाना था। अगर वो कृषि कानून आ जाते, हालांकि सरकार ने उसको वापस लिए, उसमें नहीं जाते, क्या परिस्थिति बनी हम सब जानते हैं, जो सड़कों पर प्रोटेस्ट चलता रहा, सड़कें रुकी, ये वो जो कुछ उसमें नहीं जाते। पर अगर वो कानून आते, उसमें यह प्रावधान था कि बिचौलिए बीच में से काफी हद तक एलिमिनेट हो जाने थे, और अगर वो एलिमिनेट हो जाते तो आपको ये महंगाई इतनी नहीं थी, क्योंकि किसान सीधा अपनी फसल को सीधा जाके कंज्यूमर तक भी बेच सकता था, सीधा जाके फैक्ट्रियों में बेच सकता था, उसको बीच में आड़तियों की जरूरत नहीं थी। मुझे लग रहा है कि जब तक बिचौलियों का रोल रहेगा, और ये खाली सब्जी में और फल में नहीं कह रहा, जिस प्रोडक्ट में, जिस खाने के, रसोई के प्रोडक्ट में खासकर जितने ज्यादा बिचौलिए होंगे, आप कोई भी बिचौलिया देखिए मुनाफे के लिए काम करेगा, फ्री में तो कोई करेगा नहीं कि मैं 10 रुपए की खरीद के और 10 रुपए की आगे बेच दूं। वो 10 की बजाय 12 करेगा, 13 करेगा, क्योंकि उसको भी 2-3 रुपए चाहिए। और मैं देखा जाए उनकी गलती नहीं है, क्योंकि अगर आप बिचौलियों को पनपने देंगे तो वो तो अपना मुनाफा रखेंगे। इसीलिए 10 रुपए बिका हुआ प्याज या 5 रुपए बिका हुआ प्याज ग्राहकों तक 40-50 रुपए तक पहुंच जाता है। एक तो किसान को कीमत नहीं मिल पाती, पहला नुकसान। दूसरा, ग्राहक को उसके पैसे फालतू देने पड़ते हैं। मुझे लग रहा है सरकार को, कृषि कानून तो वापस हो गए, वो तो अब मुझे नहीं लग रहा कि दोबारा आएंगे, उसकी कोई उम्मीद नहीं लग रही, पर कोई और कानून इन बिचौलियों पर जो गैर जरूरी तरीके से मुनाफा वसूलते हैं, ऐसे वक्त में जब आपकी महंगाई की दर 7% से ऊपर है, 6 महीने हो गए, आज आरबीआई ने बोला 6 महीने से लगातार ये टॉलरेंस लेवल से बाहर है, मतलब 2 और 6 के बीच में उनका टॉलरेंस लेवल है, और ये निरंतर 7% उससे ऊपर बनी हुई है। और अभी भी जो भविष्यवाणी करी है माननीय गवर्नर साहब ने, उन्होंने कहा है कि महंगाई इस फिस्कल ईयर में 6.7% रहेगी, मतलब पूरे साल ये टॉलरेंस लेवल से ज्यादा रहेगी। थोड़ी बहुत कम हो जाएगी वो अलग बात है, पर अभी भी टॉलरेंस लेवल से ज्यादा रहेगी। मुझे लग रहा है कि जितना हो सकता है
हमें अगर 30% महंगाई मेरे आकलन से डोमेस्टिक है, तो जितना हो सकता है कम से कम इसको रोकने की कोशिश बिचौलियों के जरिए करनी चाहिए। बाकी सरकार ने कोशिशें की है, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि लोगों को सामान महंगा मिले, लोगों में रोष पैदा हो, लोगों का गुजारा ना हो। और अभी जो हाल की महंगाई है उसके लिए मुझे एक कमेंट में और करना चाहूंगा। अभी 47वीं जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई चंडीगढ़ में, जिसको लेके सारा आपको संसद में हंगामा दिख रहा है, जिसको लेके आज भी कांग्रेस ने जो है सारे देश में प्रोटेस्ट किया है, जंतर मंतर में बड़ा बड़ा काफी ड्रामा उसके लिए हुआ है। तो ये जीएसटी काउंसिल मीटिंग में सभी राज्यों के वित्त मंत्री थे, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो बनाया गया था, जिसने रिकमेंड करी थी ये चीजों के रेट जीएसटी लगाना, उसमें भी विपक्ष के मिनिस्टर थे, जीएसटी काउंसिल में भी विपक्ष के मिनिस्टर थे। तो अगर ये सब विपक्ष के मिनिस्टरों ने जीएसटी काउंसिल में ऐतराज नहीं किया, उसमें अपना डिसेंट नोट नहीं दिया, तो ये थोड़ा सा दोहरा मुख दिखाई देता है कि एक तरफ आप वहां पर उस पर अपनी सहमति दे देते हैं, आप उसको अप्रूव कर देते हैं, बाहर आके आप ही के कुछ लोग उस पर प्रोटेस्ट करते हैं। मुझे लग रहा है ये अगर ये वॉकआउट जो पार्लियामेंट में हमें देखने को मिल रहा है, या जो प्रोटेस्ट, अगर ये प्रोटेस्ट जीएसटी काउंसिल में ही कर दिया जाता या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर इसकी रिकमेंडेशन नहीं करते, तो शायद आज हमें ये प्रोटेस्ट नहीं देखना पड़ता और लोग भी समझते कि आप जिस पॉइंट पे प्रोटेस्ट करना चाहिए, जीएसटी के रेट जीएसटी काउंसिल तय करती है, अकेली सरकार नहीं, सारे वित्त मंत्री बैठते हैं आपस में और वो सब बैठ के एक भी अगर डिसेंट करे तो उस पर पूरा डिस्कशन होता है, उसके मिनट्स बनते हैं। मुझे लग रहा है वो देखने को नहीं मिला। तो इसलिए अब ये जो हाल की दूध पनीर की बात हो रही है, खुले आटे पैकेट वाले आटे की बात हो रही है, जितनी भी ये बात की जा रही है, और हॉस्पिटल की बात हो रही है, 5000 से ऊपर बेड है, और इसके अलावा 1000 से कम वाले होटल की बात हो रही है, इस सब में विपक्ष भी उतना ही शामिल है। मैं राजनीति से नहीं आता, पर मैं जीएसटी काउंसिल की प्रक्रिया पूरी तरह से जानता हूं, उतना ही शामिल है। अगर सरकार शामिल है तो विपक्ष भी शामिल है। मुझे लग रहा है सब पक्षों को अपनी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी छोड़कर केवल और केवल जनता के हक में सोचना चाहिए, ना कि अपने राज्य के रेवेन्यू के बारे में सोचना चाहिए कि इस समय जनता क्या चाहती है। जी जी, कुल मिलाकर महंगाई को लेकर जिस तरह से बयानबाजी होती है, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या फिर विपक्ष की तरफ से हो, सरकार में रहते हुए विपक्ष पर हमला करना और खुद सरकार में आने के बाद बयानबाजी करना, ये लोगों को भरमाने के लिए होता है। असल वजह समझने के लिए आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझना पड़ेगा। इसीलिए हमने शरद कोहली जी को आमंत्रित किया था। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक समझ पाए होंगे कि महंगाई सिर्फ एक या दो कारणों से नहीं होती है, उसके कई सारे कारण होते हैं। इसलिए विपक्ष जब हमला करे या फिर सरकार में बैठे लोग जब उस पर अपना तर्क दे, तो दोनों को सुनिए और समझिए और उसके बाद ही अपनी राय बनाइए। सर, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू।